विज्ञान ने दुनिया के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, लेकिन इतिहास की धरती पर आज भी ऐसी खोजें मौजूद हैं जिनके सामने विज्ञान भी जवाब ढूंढता रह जाता है। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को कभी ऐसी संरचनाएं मिलती हैं जो अपने समय से बहुत आगे की लगती हैं, तो कभी ऐसी चीजें जो इंसानी समझ को चुनौती देती हैं। ये खोजें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या अतीत उतना सरल था जितना हमें बताया गया। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पुरातात्विक रहस्यों की बात करेंगे जिनका सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत। नंबर 1, डेमोनिलिक्स, नेब्रास्का की धरती में छिपा घुमावदार रहस्य। सन 1891 में अमेरिका के नेब्रास्का राज्य की साधारण सी दिखने वाली जमीन के नीचे एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने विज्ञान को आज तक उलझा रखा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक डॉक्टर एह बार्बर को जब इस इलाके की जांच के लिए बुलाया गया तो उन्होंने धरती के भीतर अजीब सर्पिल आकृतियां देखीं। ये संरचनाएं सीधी नीचे नहीं जाती थीं, बल्कि एक विशाल पेंच की तरह गोल गोल घूमती हुई कई मीटर गहराई तक उतरती चली जाती थीं। देखने में ऐसा लगता था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने जमीन के भीतर स्क्रू घुमा दिए हों। स्थानीय पशुपालक इन्हें पहले से ही डेविल्स कॉर्कस्क्रूज यानी शैतान के पेंच कहकर बुलाते थे, जबकि बार्बर ने इन्हें वैज्ञानिक नाम दिया डेमोनिलिक्स। इन संरचनाओं की दीवारें एक रहस्यमयी सफेद पदार्थ से बनी थीं, जो आसपास की मिट्टी या चट्टानों से बिल्कुल अलग था। भीतर की पूरी जगह रेत से भरी हुई थी, मानो किसी उद्देश्य से इन्हें जानबूझकर भरा गया हो। लेकिन असली डर तब पैदा हुआ जब लगभग हर डेमोनिलिक्स के तल में मरे हुए छोटे जीवों, खासकर चूहों जैसे कृंतकों के अवशेष मिले। यह खोज सिर्फ भूवैज्ञानिक नहीं रही, बल्कि एक जैविक और व्यवहारिक पहेली बन गई। सवाल उठने लगा कि अगर यह किसी जीव की बनाई संरचना थी तो वह जीव ऐसा क्यों करता था और इतने परफेक्ट घुमाव कैसे बनाता था। आज विज्ञान की जो सबसे प्रचलित थ्योरी है, उसके अनुसार ये संरचनाएं पेलिस्टर नामक एक विलुप्त जीव द्वारा बनाई गई थी, जो लगभग 2 करोड़ साल पहले अस्तित्व में था और आधुनिक बीवर जैसा माना जाता है। माना जाता है कि यह जीव इन घुमावदार सुरंगों को अपने बिल के रूप में इस्तेमाल करता था, अंदर रेत भरकर तापमान नियंत्रित रखता था और शिकार किए गए कृंतकों को भीतर ले जाकर खाता था। लेकिन यह व्याख्या भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगती, क्योंकि इतनी जटिल और विशाल संरचनाएं बनाना किसी साधारण जानवर के लिए आसान नहीं माना जाता। इसी वजह से डेमोनिलिक्स आज भी उन पुरातात्विक रहस्यों में शामिल हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी अधूरा ही है। नंबर 2, प्राचीन मिस्र की कृत्रिम उंगली, आधुनिक चिकित्सा से हजारों साल आगे का प्रमाण। जब हम कृत्रिम अंगों की बात करते हैं तो आमतौर पर आधुनिक विज्ञान, धातु, प्लास्टिक और उन्नत सर्जरी की तस्वीर सामने आती है। लेकिन इतिहास इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करता है। मिस्र की रेत में दफन एक मम्मी के साथ मिली लकड़ी की बनी एक कृत्रिम उंगली ने यह साबित कर दिया कि चिकित्सा विज्ञान की जड़ें हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पुरानी और विकसित थीं। यह उंगली लगभग 3000 साल पुरानी है और एक महिला के पैर से जुड़ी हुई पाई गई थी, जो एक पुजारी की बेटी थी। इस खोज की सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि उंगली लकड़ी की बनी हुई थी, बल्कि यह थी कि उसे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बनाया गया था। वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि इस कृत्रिम उंगली को कई बार बदला गया, घिसा गया और दोबारा फिट किया गया था। इसका साफ मतलब था कि इसे पहनने वाली महिला इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करती थी और इसे आरामदायक बनाने की कोशिश की जाती रही। यह एक असली मेडिकल प्रोस्थेटिक था, न कि कोई धार्मिक या अंतिम संस्कार से जुड़ा प्रतीक। उंगली को पैर से बांधने के लिए जिस तरह का चमड़े का पट्टा इस्तेमाल किया गया था, वह भी मानव शरीर की संरचना की गहरी समझ को दिखाता है। यह साफ था कि इसे बनाने वाला कारीगर न सिर्फ लकड़ी तराशना जानता था, बल्कि उसे मानव शरीर की चाल, संतुलन और दबाव के बिंदुओं की भी
अच्छी जानकारी थी। यह खोज आयरन युग की है और इसे लक्सर तथा वैली ऑफ द किंग्स के पास एक कब्रिस्तान में पाया गया था। इस कृत्रिम उंगली ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर 3000 साल पहले इतनी उन्नत चिकित्सा और शरीर ज्ञान मौजूद था, तो हम प्राचीन डॉक्टरों को आज भी आदिम क्यों मानते हैं? यह खोज संकेत देती है कि शायद प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान केवल खो गया है, न कि कभी मौजूद ही नहीं था। नंबर 3, वेनिस का कथित वैम्पायर दफन, प्लेग, डर और अंधविश्वास की भयावह सच्चाई। जब हम वैम्पायर का नाम सुनते हैं तो उसे अक्सर कल्पना, फिल्मों और कहानियों से जोड़ देते हैं, लेकिन 16वीं सदी का वेनिस इस डर को कल्पना नहीं बल्कि हकीकत मानता था। सन 2009 में इटली के वेनिस के पास स्थित लाजारेटो द्वीप पर पुरातत्वविदों को एक ऐसी कब्र मिली जिसने पूरे इतिहास को झकझोर कर रख दिया। इस कब्र में दफन एक कंकाल के खुले मुंह के भीतर एक बड़ा पत्थर ठूंस दिया गया था, मानो जानबूझकर उसे कभी दोबारा जिंदा होने से रोका गया हो। विशेषज्ञों के अनुसार यह दफन 1500 के दशक का है, वही दौर जब वेनिस भयानक प्लेग महामारी से जूझ रहा था। उस समय केवल 1576 की प्लेग में ही लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। लोगों को न तो बीमारी की समझ थी न संक्रमण की। जब सामूहिक कब्रों से लाशें फूलती हुई खुले मुंह और फटे कफन के साथ दिखाई देती थीं, तो लोगों को लगता था कि ये मरे हुए लोग वापस उठ रहे हैं और जिंदा लोगों का खून पी रहे हैं। इसी डर से वैम्पायर की अवधारणा जन्मी। फ्लोरेंस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता मातेओ बुरिनी के अनुसार उस समय यह विश्वास था कि अगर किसी संदिग्ध मृत व्यक्ति के मुंह में पत्थर या ईंट ठूंस दी जाए तो वह कफन चबा नहीं पाएगा और कब्र से बाहर नहीं निकल सकेगा। यही वजह है कि इस कंकाल के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया गया। आज यह हमें क्रूर और अज्ञानता भरा लग सकता है, लेकिन उस द्वार के लोगों के लिए यह आत्मरक्षा का एकमात्र तरीका था। यह खोज विज्ञान से ज्यादा मानव मनोविज्ञान का रहस्य है। यह दिखाती है कि डर और अज्ञानता मिलकर कैसे अंधविश्वास को जन्म देते हैं और कैसे बीमारी के लिए अलौकिक ताकतों को दोषी ठहराया जाता है। वेनिस का यह कथित वैम्पायर दफन हमें याद दिलाता है कि इतिहास में कुछ सबसे डरावनी चीजें राक्षस नहीं बल्कि इंसानों का डर और उनकी सीमित समझ रही हैं। नंबर 4, टेराकोटा सेना का क्रोम रहस्य, प्राचीन तकनीक या इतिहास की सबसे बड़ी पहेली। चीन की टेराकोटा सेना को दुनिया की सबसे महान पुरातात्विक खोजों में गिना जाता है। आधिकारिक इतिहास के अनुसार ये मिट्टी के सैनिक लगभग 2200 साल पुराने हैं और चीन के पहले सम्राट छिन शिहुआंग की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की रक्षा के लिए दफनाए गए थे। 8000 से ज्यादा सैनिक, घोड़े और हथियार, हर एक का चेहरा अलग, हर एक की मुद्रा अलग। लेकिन इस अद्भुत खोज से जुड़ा एक ऐसा तकनीकी रहस्य है जिसने आधुनिक विज्ञान को असहज कर दिया है। असल विवाद इन सैनिकों के हाथों में पकड़े हथियारों को लेकर है। जब पश्चिमी वैज्ञानिकों को वर्ष 2007 में पहली बार इन मूर्तियों और हथियारों का गहराई से अध्ययन करने की अनुमति मिली, तो जर्मन वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया कि तलवारों और भालों पर क्रोम की परत चढ़ी हुई है। क्रोम प्लेटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके बारे में माना जाता है कि इसका आविष्कार 20वीं सदी के शुरुआती दौर यानी 1920 के आसपास हुआ। लेकिन यहां यह तकनीक 2000 साल पहले इस्तेमाल होती दिखाई देती है। क्रोम की यह परत केवल दिखावे के लिए नहीं थी। इसकी वजह से हथियार आज भी जंग से लगभग मुक्त हैं और उनकी धार आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित है। सवाल यह है कि अगर प्राचीन चीनी सभ्यता को इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोम प्लेटिंग का ज्ञान था, तो यह तकनीक बाद की सभ्यताओं में पूरी तरह गायब कैसे हो गई? क्या यह ज्ञान किसी खास वर्ग तक सीमित था या फिर इतिहास के किसी मोड़ पर जानबूझकर छुपा दिया गया? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज इतिहास की टाइमलाइन को चुनौती देती है, जबकि कुछ इसे गलत व्याख्या या आधुनिक संरक्षण तकनीकों का परिणाम बताते हैं।
लेकिन अभी तक कोई भी व्याख्या पूरी तरह संतोषजनक नहीं मानी गई है। यही वजह है कि टेराकोटा सेना केवल कला और शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसा तकनीकी रहस्य बन चुकी है जो यह सवाल खड़ा करता है कि प्राचीन सभ्यताएं वास्तव में कितनी उन्नत थीं। नंबर 5, 300 मिलियन वर्ष पुराना बोल्ट। समय से पहले की मशीनरी का असंभव प्रश्न। पहली नजर में यह वस्तु किसी पुराने कारखाने से निकला एक जंग लगा बोल्ट लगती है, जिसे देखकर कोई भी आगे बढ़ जाए। लेकिन इस खोज को साधारण समझने की गलती वैज्ञानिक आज तक नहीं कर पाए हैं। सन 1998 की गर्मियों में रूस में मॉस्को के पास उल्का पिंडों के अवशेष खोज रहे शोधकर्ताओं को एक चट्टान मिली, जिसके भीतर एक बोल्ट जैसी आकृति गहराई तक फंसी हुई थी। चट्टान की उम्र जब जांची गई तो वह लगभग 300 मिलियन वर्ष पुरानी निकली। हैरानी की बात यह थी कि बोल्ट उस चट्टान के अंदर ऐसे जड़ा हुआ था मानो पत्थर उसी के चारों ओर बन गया हो। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार अगर चट्टान 300 मिलियन साल पुरानी है और वस्तु इतनी गहराई तक उसमें समाई हुई है, तो उस वस्तु की उम्र भी उतनी ही होनी चाहिए। यही निष्कर्ष इस खोज को लगभग असंभव बना देता है, क्योंकि उस समय न केवल इंसान मौजूद नहीं था, बल्कि डायनासोर भी धरती पर नहीं आए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर यह बोल्ट आखिर आया कहां से? इस तरह की खोजें केवल रूस तक सीमित नहीं हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चट्टानों के भीतर स्क्रू, गियर और दांतेदार पहियों जैसी आकृतियां मिलने की खबरें सामने आ चुकी हैं। आधिकारिक विज्ञान अक्सर इन दावों को क्रिनॉइड नामक समुद्री जीवों के जीवाश्मों से जोड़कर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि हर एक खोज को एक ही व्याख्या से समझा देना बहुत आसान और अधूरा जवाब है। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिक बहस का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे गलत पहचान या प्राकृतिक संरचना मानते हैं, जबकि कुछ इसे इतिहास से पहले की किसी खोई हुई सभ्यता या अज्ञात तकनीक का संकेत मानते हैं। जब तक इस तरह की और खोजें पूरी तरह प्रमाणित नहीं होती, तब तक यह 300 मिलियन वर्ष पुराना बोल्ट विज्ञान के लिए एक असहज सवाल बना रहेगा। नंबर 6, मिस्र की चीखती हुई ममिया, मृत्यु के क्षण में जमे भय का रहस्य। प्राचीन मिस्र में ममीकरण का उद्देश्य मृत व्यक्ति को शांति और गरिमा के साथ अनंत जीवन के लिए तैयार करना था। इसी वजह से जब कुछ ममियां ऐसी हालत में मिली जिनका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था, चेहरा मानो दर्द या डर में जकड़ा हुआ, तो इसने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका दिया। इन मम्मियों को चीखती हुई मम्मियां कहा गया और इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है मेरिटामुन, एक राजकुमारी जिसकी मम्मी आज भी देखने वालों को असहज कर देती है। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ है और जबड़ा इस तरह खुला है जैसे वह मरते समय चीख रही हो। आधुनिक सीटी स्कैन और मेडिकल जांच से संकेत मिलता है कि मेरिटामुन की मौत संभवतः दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। यह सुनकर लगता है कि शायद मौत के समय की पीड़ा उसके चेहरे पर जम गई। लेकिन समस्या यह है कि मम्मीकरण की प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर ऐसे भावों को ठीक कर दिया जाता था। जबड़े को बांधकर बंद किया जाता था ताकि चेहरा शांत दिखाई दे। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इस मम्मी के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है पेंटावेयर, जो फराओ रामेसेस तृतीय का पुत्र था। उसकी मौत फांसी से हुई थी, न कि बीमारी से। इसके बावजूद उसकी मम्मी भी खुले मुंह और विकृत चेहरे के साथ मिली। इससे दिल के दौरे वाली थ्योरी कमजोर पड़ जाती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद इन शवों को मौत के काफी समय बाद पाया गया, जब तक रिगर मॉर्टिस यानी शव की अकड़न पूरी तरह जम चुकी थी, और तब जबड़े को बंद करना संभव नहीं रहा। एक और व्याख्या यह दी जाती है कि मम्मीकरण के समय जबड़े को बांधने वाली पट्टियां ठीक से नहीं लगाई गई और समय के साथ वह खुल गया। लेकिन यह तर्क भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगता, क्योंकि मिस्र के एम्बॉल्मर इस काम में बेहद निपुण थे। इसी वजह से चीखती हुई ममियां आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि प्राचीन मिस्र की पूरी जानकारी होने का हमारा दावा शायद अभी भी अधूरा है।
नंबर 7, ग्राउबाले, मानव दलदल में सुरक्षित मानव बलि का भयावह रहस्य। डेनमार्क के मोसगार्ड संग्रहालय में रखा गया ग्राउबाले मानव देखने में किसी पुरानी मूर्ति जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। यह लगभग 2300 साल पुराना इंसानी शव है, जिसकी त्वचा, बाल और यहां तक कि नाखून भी आज तक सुरक्षित बचे हुए हैं। आमतौर पर इतने पुराने अवशेष केवल हड्डियों के रूप में मिलते हैं, लेकिन ग्राउबाले मानव का शरीर लगभग वैसा ही दिखाई देता है जैसा मृत्यु के समय रहा होगा। इसकी वजह वह पीठ दलदल है जिसमें इसे दफन किया गया था। उस दलदल का अम्लीय वातावरण और ऑक्सीजन की कमी शरीर को सड़ने से बचा ले गई। सन 1952 में जब कुछ लोग डेनमार्क में पीठ खोद रहे थे, तब उन्हें यह शव अचानक दिखाई दिया। पहली नजर में उन्हें लगा कि यह किसी हालिया हत्या का शिकार है। डर के मारे वे लोग वहां से भाग खड़े हुए और पुलिस को बुलाया गया। जांच के बाद जब शव की उम्र का पता चला, तो यह साफ हो गया कि यह कोई अपराध नहीं, बल्कि इतिहास की गोद से निकला एक रहस्य है। वैज्ञानिक जांच से पता चला कि ग्राउबाले मानव की मौत बेहद हिंसक तरीके से हुई थी। उसका गला इतनी बुरी तरह काटा गया था कि श्वास नली पूरी तरह अलग हो चुकी थी। शरीर पर संघर्ष के कोई बड़े निशान नहीं मिले, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसे शायद जानबूझकर बलि के रूप में मारा गया था। माना जाता है कि यह बलि किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थी, क्योंकि उस द्वार में उत्तरी यूरोप की सभ्यताओं में दलदलों को पवित्र और देवताओं से जुड़ा स्थान माना जाता था। ग्राउबाले मानव के बाल आज लाल दिखाई देते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उसका प्राकृतिक रंग नहीं था। दलदल में मौजूद रासायनिक तत्वों की वजह से बालों का रंग बदल गया। असल में वह शायद सुनहरे या भूरे बालों वाला व्यक्ति था। यह खोज केवल एक शव की कहानी नहीं है, बल्कि उस सभ्यता की झलक देती है जहां देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इंसानी जान तक चढ़ा दी जाती थी। ग्राउबाले मानव आज भी यह सवाल छोड़ जाता है कि आस्था और डर मिलकर इंसान से कितने भयावह फैसले करवा सकते हैं। नंबर 8, एंटिकाइथेरा यंत्र। क्या यह दुनिया का पहला कंप्यूटर था? सन 1901 में ग्रीस के एंटिकाइथेरा द्वीप के पास समुद्र की गहराई में पड़े एक प्राचीन जहाज के मलबे से एक ऐसा उपकरण मिला जिसने इतिहास की समझ को झकझोर कर रख दिया। पहली नजर में यह जंग लगा हुआ धातु का टुकड़ा लगा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखा तो इसके भीतर जटिल दांतेदार पहियों और गियर जैसी संरचनाएं पाई। यह खोज लगभग 2000 साल पुरानी थी और उस द्वार में इतनी जटिल यांत्रिक तकनीक का होना अपने आप में चौंकाने वाला था। आधुनिक स्कैनिंग और एक्सरे तकनीकों से पता चला कि एंटिकाइथेरा यंत्र के भीतर कई गियर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो किसी निश्चित गणना के आधार पर घूमते थे। इन पर खुदे हुए चिन्ह और लेख खगोलीय पिंडों, ग्रहों की गति और ग्रहणों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इसी वजह से कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह यंत्र आकाशीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया था। अगर यह सच है तो यह किसी साधारण घड़ी से कहीं आगे की चीज थी। कुछ विशेषज्ञ इसे दुनिया का पहला यांत्रिक कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि यह जानकारी को संसाधित करने और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने में सक्षम था। कल्पना कीजिए, आज से 2000 साल पहले कोई ऐसा उपकरण मौजूद था जो सूरज और चांद के ग्रहणों की तारीख तक बता सकता था। यह विचार ही उस धारणा को तोड़ देता है कि प्राचीन यूनानी तकनीक केवल दर्शन और गणित तक सीमित थी। हालांकि इस यंत्र को लेकर कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। यह आखिर किसने बनाया, इसे किसने इस्तेमाल किया, और इतनी उन्नत तकनीक अपने समय में आम क्यों नहीं हुई? अगर यह समुद्री यात्राओं के लिए जरूरी उपकरण था, तो फिर ऐसे और यंत्र अन्य जहाजों में क्यों नहीं मिले? जब तक एंटिकाइथेरा यंत्र जैसा कोई दूसरा उपकरण नहीं मिलता, तब तक यह रहस्य बना रहेगा। लेकिन इतना तय है कि इस खोज ने यह साबित कर दिया कि प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा तकनीकी रूप से उन्नत थी। नंबर 9, कोसो कलाकृति। चट्टान के भीतर फंसी असंभव तकनीक की पहेली।
कैलिफोर्निया की सूखी जमीन पर सन 1961 में मिली एक साधारण सी दिखने वाली चट्टान ने विज्ञान को ऐसी उलझन में डाल दिया जिससे वह आज तक पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। कुछ शोधकर्ता उस दिन जियोड खोजने निकले थे, यानी ऐसी चट्टानें जिनके भीतर क्रिस्टल होते हैं। लेकिन जब उन्होंने एक सख्त पत्थर को काटा तो उसके भीतर से जो चीज सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। पत्थर के केंद्र में एक धातु की वस्तु जड़ी हुई थी जो देखने में बिल्कुल आधुनिक स्पार्क प्लग जैसी लगती थी। बाद में इसकी पहचान 20वीं सदी के शुरुआती दौर में बनी एक स्पार्क प्लग के रूप में हुई। यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। जिस पत्थर के भीतर यह वस्तु मिली उसकी बाहरी परत आयरन ऑक्साइड से बनी हुई थी और प्रयोगशाला परीक्षणों के अनुसार उसकी उम्र लगभग 5 लाख साल बताई गई। सवाल यह है कि अगर चट्टान इतनी पुरानी है तो उसके भीतर एक आधुनिक औद्योगिक वस्तु कैसे पहुंच सकती है। यह मानना लगभग असंभव है कि किसी ने बाद में उस स्पार्क प्लग को पत्थर के बीच में डाल दिया हो, क्योंकि चट्टान पूरी तरह ठोस थी और उसके चारों ओर पत्थर ऐसे जड़ा हुआ था जैसे वह उसी के साथ बना हो। इस खोज को कोसो कलाकृति कहा गया और इसके बाद 2 अलग-अलग विचारधाराएं सामने आईं। एक पक्ष का कहना है कि यह केवल एक आधुनिक वस्तु है जिसके चारों ओर अपेक्षाकृत कम समय में खनिज जम गए होंगे और इसकी उम्र को लेकर गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इसे कहीं ज्यादा असहज सवालों से जोड़ते हैं। उनके अनुसार या तो धरती पर बहुत प्राचीन काल में कोई उन्नत तकनीक मौजूद थी या फिर हमारी समझ में समय और इतिहास को लेकर कोई बड़ी कमी है। वैज्ञानिक समुदाय आमतौर पर इस विषय पर खुलकर चर्चा करने से बचता है क्योंकि यह खोज स्थापित इतिहास की समय रेखा को चुनौती देती है। आज तक कोई अंतिम और सर्वमान्य व्याख्या सामने नहीं आई है। इसी वजह से कोसो कलाकृति उन पुरातात्विक रहस्यों में शामिल है जिनके बारे में विज्ञान के पास सवाल तो हैं, लेकिन ठोस जवाब नहीं। नंबर 10, पिक्ट धातुकार का हाथ, अंधेरे में काम करती खोई हुई सभ्यता की छाप। स्कॉटलैंड की प्राचीन धरती पर पिक्ट नाम की एक ऐसी सभ्यता रही जिसके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं। यह लोग लगभग 12,000 वर्षों तक इस क्षेत्र में रहे, लेकिन न तो उन्होंने कोई लिखित भाषा छोड़ी और न ही बड़े बड़े स्मारक। उनकी पहचान रोमन लेखों से मिलती है जिनमें उन्हें चेहरे पर रंग लगाने वाले लोग बताया गया है। इसी वजह से जब भी पिक्ट सभ्यता से जुड़ा कोई भौतिक प्रमाण मिलता है तो वह पुरातत्व की दुनिया में हलचल मचा देता है। ऐसा ही एक रहस्य स्कॉटलैंड के रोसे द्वीप पर सामने आया। यहां जमीन के नीचे एक छोटा सा कमरा मिला जिसके भीतर 2 निहायत ही साधारण दिखने वाले निहाई जैसे पत्थर और एक आग जलाने का स्थान था। पहली नजर में यह किसी साधारण कार्यशाला जैसा लगा, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने ध्यान से देखा तो एक पत्थर पर मानव हाथ की साफ छाप दिखाई दी। यह कोई आकस्मिक निशान नहीं था, बल्कि धातु पर काम करने वाले किसी व्यक्ति का स्थायी निशान था जो लगभग 1500 साल पहले वहीं काम कर रहा था। इस कमरे की सबसे रहस्यमयी बात इसका पूरी तरह भूमिगत होना है। अंदर प्राकृतिक रोशनी के पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। माना जाता है कि पिक्ट धातुकार केवल आग की रोशनी और लाल गर्म धातु की चमक में काम करता था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया होगा, क्योंकि अंधेरे में धातु का रंग देखकर उसका तापमान अधिक सटीक तरीके से आंका जा सकता है। इससे संकेत मिलता है कि पिक्ट लोग धातुकर्म की बारीक समझ रखते थे, भले ही उन्होंने इसे लिखित रूप में कभी दर्ज न किया हो। हाथ के निशान के साथ साथ वहां घुटनों और पैरों के दबाव के चिन्ह भी मिले हैं, जिससे यह साफ होता है कि यह व्यक्ति लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करता था। यह खोज हमें किसी राजा या योद्धा की नहीं, बल्कि एक साधारण कारीगर की झलक दिखाती है। एक ऐसा इंसान जिसने बिना नाम और बिना इतिहास के अपने हुनर की छाप पत्थर पर छोड़ दी। पिक्ट धातुकार का यह हाथ हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं से नहीं, बल्कि गुमनाम मेहनतकश लोगों से भी बना है। नंबर 11, चीन की रहस्यमयी कब्र की राक्षसी चित्रकला, समझ से बाहर प्रतीकों की गुत्थी। सन 2017 में
चीन के शानशी प्रांत में पुरातत्वविदों को एक ऐसी कब्र मिली जिसने उन्हें पूरी तरह उलझन में डाल दिया। यह कब्र लगभग 400 साल पुरानी थी और हैरानी की बात यह थी कि यह अपने समय की अन्य कब्रों की तुलना में लगभग पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में मिली। दीवारों पर बने चित्र, रंग और नक्काशी इतनी साफ थी मानो उन्हें कल ही बनाया गया हो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही शोधकर्ताओं की नजर एक खास दीवार पर पड़ी, पूरा मामला रहस्य में बदल गया। उस दीवार पर बनी आकृतियां बाकी कब्र से बिल्कुल अलग थीं। वहां एक नग्न मानव जैसी आकृति दिखाई देती है, एक ऐसा घोड़ा बना है जिसके पंख हैं, और सबसे चौंकाने वाली आकृति एक ऐसे प्राणी की है जो नीली आग से बना हुआ प्रतीत होता है। यह दृश्य किसी धार्मिक चित्रण, लोक कथा या सामान्य अंतिम संस्कार कला से मेल नहीं खाता। बाकी दीवारों पर जहां ग्रामीण जीवन, घुड़सवारी और रोजमर्रा के कामकाज दिखाए गए हैं, वहीं यह एक दीवार मानो किसी दूसरी ही दुनिया की कहानी कह रही हो। चीन के शानशी प्रांतीय पुरातत्व संस्थान के सबसे अनुभवी विशेषज्ञों को इस चित्रकला की व्याख्या के लिए बुलाया गया, लेकिन वे भी किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके। न तो यह किसी ज्ञात पौराणिक कथा से पूरी तरह मेल खाती है और न ही किसी ऐतिहासिक घटना से। यही वजह है कि यह तय करना भी मुश्किल हो गया कि इस कब्र में दफन व्यक्ति कौन था। क्या वह कोई साधारण नागरिक था, कोई विद्वान, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका जुड़ाव किसी गूढ़ परंपरा से था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह चित्र किसी प्राचीन चीनी रहस्यमय अवधारणा या आध्यात्मिक विश्वास का प्रतीक हो सकते हैं, जिसे आज हम समझने में असमर्थ हैं। संभव है कि ये आकृतियां मृत्यु के बाद की यात्रा, किसी दूसरे लोक या प्रतीकात्मक चेतावनी को दर्शाती हों, लेकिन बिना लिखित संदर्भ के यह सब केवल अनुमान ही रह जाता है। यह कब्र हमें यह एहसास कराती है कि इतिहास में सिर्फ वही चीजें रह जाती हैं जिन्हें हम समझ पाते हैं। जो समझ से बाहर होती हैं, वे समय के साथ रहस्य बन जाती हैं। चीन की यह राक्षसी चित्रकला भी ऐसा ही एक रहस्य है जो आज तक अपने अर्थ और उद्देश्य को छुपाए हुए है। नंबर 12, पीरी रीस का मानचित्र, अंटार्कटिका की समय से पहले झलक का रहस्य। प्राचीन समुद्री यात्राओं का इतिहास जितना रोमांचक है, उतना ही अधूरा भी। हम जानते हैं कि वाइकिंग्स उत्तरी अमेरिका तक पहुंचे, लेकिन यह तय करना आज भी मुश्किल है कि उनसे पहले या उनके अलावा कौन कौन सी सभ्यताएं समुद्रों को पार कर चुकी थीं। इसी अधूरे इतिहास के बीच सन 1513 में बना एक मानचित्र सामने आता है, जिसे तुर्की के नौसैनिक अधिकारी पीरी रीस के नाम से जाना जाता है। यह नक्शा पहली नजर में सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसे ध्यान से देखा जाता है, यह इतिहास की स्थापित समय रेखा को चुनौती देने लगता है। पीरी रीस के इस मानचित्र में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक महासागर के तटों का चित्रण असाधारण रूप से सटीक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें अंटार्कटिका जैसी आकृति भी दिखाई देती है, जबकि आधिकारिक तौर पर इस महाद्वीप की खोज 19वीं सदी में मानी जाती है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि नक्शे में अंटार्कटिका को बर्फ से ढका हुआ नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक खुले तट के रूप में दर्शाया गया है। आलोचकों का कहना है कि यह केवल दक्षिण अमेरिका के तट का गलत चित्रण हो सकता है, लेकिन कई आधुनिक विश्लेषण इस दलील को कमजोर करते हैं। तटरेखाओं की बनावट, कोण और अनुपात ऐसे हैं जो अनुमान से बनाए गए नक्शे जैसे नहीं लगते। खुद पीरी रीस ने अपने नोट्स में लिखा था कि उसने यह मानचित्र कई पुराने स्रोतों और प्राचीन नक्शों के आधार पर तैयार किया था, जिनमें से कुछ सिकंदर महान के समय के बताए जाते हैं। अगर यह सच है तो सवाल उठता है कि ये पुराने नक्शे बनाने वाले लोग कौन थे और उन्होंने अंटार्कटिका को बिना बर्फ के कैसे देखा। क्या उस समय महाद्वीप सच में बर्फ मुक्त था, या फिर यह किसी खोई हुई समुद्री सभ्यता का ज्ञान था जो आज इतिहास के पन्नों से मिट चुका है। लकड़ी के जहाजों और सीमित तकनीक के साथ इतनी सटीक मैपिंग कैसे संभव हुई, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है।
पीरी रीस का मानचित्र हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद मानव इतिहास में समुद्री ज्ञान और अन्वेषण की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी हमें पढ़ाई गई। कुछ सच आज भी समुद्र की लहरों और समय की परतों के नीचे दबे हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पुरातात्विक रहस्य सोचने पर मजबूर करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और रहस्यमयी जानकारियों के लिए जुड़े रहें।